नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले 4 मिनट में 18 मंडलों की खबर से। चित्रकूट में करंट लगने से 2 भाइयों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों से पीडब्ल्यूडी मंत्री चंद्रिका प्रसाद मिलने पहुंचे, लेकिन सूचना देने के बाद भी काफी देर तक कोई पुलिस प्रशासन का अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। मामला गांव रगोली का है। बिजनौर में पुजारी की हत्या का मामला सामने आया। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने मंदिर के पुजारी को डंडे से पीट कर मार दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाराबंकी के गांव तिलवारी में सरयू नदी का जलस्तर घटने के बाद कटान तेज हो गया है। वहीं कटान को देख प्रशासन ने गांव में मोटर बोट मंगवा ली है। वहीं सुरक्षात्मक कार्यों में लगे हुए लोगों की टाली पलटी हो गई और मजदूरों ने ट्राली से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। संत कबीरनगर में सपा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी बलराम यादव के नामांकन के दौरान लाठीचार्ज हुआ। बताया जा रहा है कि सफाई कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर एकत्रित होकर सड़क पर नारेबाजी कर रहे थे। मौके पर पुलिस बल ने पहुंचकर सफाइयों को यहां से दौड़ाया। और अब बात राष्ट्रपति के कानपुर दौरे की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार की शाम विशेष प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर कानपुर पहुंचे। और बता दें कि कानपुर कपड़ा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष के अग्रवाल की बीमारी के चलते राष्ट्रपति खुद उनसे मिलने उनकी छावनी स्थित आवास पर जाएंगे और शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच राष्ट्रपति उनके घर पर आज पहुंचने का उनका कार्यक्रम निर्धारित था। वहीं राष्ट्रपति के घर आने की खबर से अग्रवाल के परिजन भी उनसे मिलने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। के अग्रवाल के बेटे विकास अग्रवाल ने यह बताया कि उनके पिता और राष्ट्रपति की 2 दशक पुरानी दोस्ती है। कानपुर में ट्रैफिक जाम में फंसकर एक महिला की मौत हो गई। महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे के बीच गोविंदपुर पुल पर ट्रैफिक को रोका गया था। इस दौरान जाम में फंसी महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने तक देर हो चुकी थी। महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला उद्यमी वंदना मिश्रा के निधन पर दुख जताया है। वहीं इस पर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने ट्वीट करते हुए घटना के लिए माफी मांगी है और इस मामले में एसआई और 3 हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। सूबे में बीते दिनों बहुत कुछ घटित हुआ है, लेकिन इन्हीं तमाम घटनाक्रमों को नियंत्रित करने के लिए उनमें संतुलन बिठाने का दारोमदार रहा सूबे के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के ऊपर। तो क्या है विभिन्न पहलुओं पर उनकी राय, उनसे खास बातचीत की ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर ने। 4.5 साल पहले की स्थिति थी कि क्राइम चरम पे था, अपराधी बेकाबू थे और अपराध जगत फल फूल रहा था। लेकिन मौजूदा समय में अपराध कहां पे है, कैसे नियंत्रित किया जा रहा है, इसके लिए हमारे बीच अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी अब मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा अवनीश जी से कि किस तरीके से उन्होंने अपराध जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश फल फूल रहा था, एक उद्योग बना हुआ था अपराध, उस उद्योग को किस तरीके से आपने समेटने की कोशिश की और कहां तक सफलता हासिल हुई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में क्राइम और क्राइम कंट्रोल पर बहुत जबरदस्त काम हुआ है। आपको मालूम है, कोई भी अपराधी, पहली बात तो उसको जेल तो जाना ही चाहिए और उसके लिए जो है हम प्रभावी पैरवी करें। लेकिन एक एस्पेक्ट आपने देखा होगा पूरा महिला शक्ति अभियान में, पॉक्सो और विमेन अपराधों में पिछले साल अक्टूबर से लगातार जब पैरवी की गई तो कई ऐसे अपराधी जिन्होंने इन महिला और बच्चों के संबंधित अपराध में थे, जो सबसे वर्स्ट किस्म का अपराध हो सकता है, उसमें जो है कई लोगों को मृत्यु दंड भी मिला, कई लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला और 10 साल की सजा तो सैकड़ों लोगों को की गई। तो एक अभियान तो ये अभी पिछले साल से चला है जिसमें
हमारे प्रोसिक्यूशन विंग ने, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ने, डीजीसीज ने माननीय न्यायालयों में पैरवी करके जो पुराने मुकदमे थे उसमें गंभीर सजा दिलाई है। दूसरा जो है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई है। आपको मालूम है कि यूपी का गैंगस्टर एक्ट काफी सालों से है और प्रत्येक वर्ष पूरे प्रदेश में लगभग 20 से 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्की नहीं हो रही थी। इस वर्तमान वर्ष में यानी 1 जनवरी से अब तक जो है 412.8 करोड़ रुपए की धनराशि कुर्की की गई है। यानी पिछले वर्ष से ऑलरेडी हम आधे से ज्यादा धनराशि इस साल जो है जून के महीने से पहले ही हम कुर्क कर चुके हैं और इस साल हम 1611 मामले जो है गैंगस्टर एक्ट के टेकअप कर सके हैं। किसी भी सूरत में कहीं भी दंगा नहीं है हमारे प्रदेश में, किसी भी सूरत में कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम अब बचा नहीं है। और आज विश्व ड्रग्स एंटी ड्रग्स दिवस भी है। आपको जानकर खुशी होगी कि 1 करोड़ से अधिक की स्मैक हम लोग ने शामली में पकड़ी है। प्रयागराज में जहां पूर्व में इस तरह की शिकायतें ज्यादा मिल रही थी वहां एक बेसिक अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। अलीगढ़ जैसे जिले में 125 करोड़ रुपए की धनराशि का जो प्रॉपर्टी थी, जितने ये पुराने शराब माफिया थे उनकी भी कार्रवाई करके 70 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया। आबकारी वालों का आरोप होता है कि पुलिस कहीं ना कहीं से माफियाओं को सपोर्ट करती है, चाहे शराब माफिया हो चाहे ड्रग माफिया हो। इसमें कैसे आपने रूपरेखा तैयार की? जैसे आपने अभी तो हम लोगों को पकड़ा और जो उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनकी संपत्ति कुर्की की अलीगढ़ में सेल्फ, तो ऐसे क्या और योजना आपकी? माफिया के विरुद्ध कार्रवाई में जिला प्रशासन, पुलिस, आबकारी और सभी विभागों को जुटकर काम करना होता है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि आबकारी विभाग हमसे अलग है। हम और आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग ज्वाइंट ऑपरेशन किया तभी ये मजबूती से कार्रवाई हो पाई है। बहुत सख्ती से कार्रवाई हुई है और इसी का कारण है कि इतने बड़े बड़े माफिया और पुराने माफियाओं पर कार्रवाई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाकर आबकारी, पुलिस, हम सभी लोगों को जो है निर्देशित किया और तब ये बड़ा और बृहद अभियान चलाया गया और काफी मात्रा में इसमें सख्ती की गई, कार्रवाई की गई। मतलब मुन्ना बजरंगी हो या मुख्तार अंसारी, आपने जिस तरीके से उनको बाधित किया और मुख्तार अंसारी की अरबों की संपत्ति आपने जब्त की, तमाम माफियाओं की जब्त की, अब कितने और लोग सूची में हैं जिनके खिलाफ जल्दी कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई सभी माफियाओं के खिलाफ होगी। हर जिले के जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, जो अर्बन एरियाज है वहां के पुलिस कमिश्नर, सबको सख्ती करने के लिए कहा गया है। मैंने कहा आपसे इस साल 1611 मामलों में कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की गई, तो किसी को छोड़ा ही नहीं गया। जिसका भी गैंग चार्ट बनता है उस पर गैंग चार्ट पर कार्रवाई की गई है और हमारे जो भी आदेश हुए हैं वो माननीय न्यायालय में सस्टेन हुए हैं। और आपको हम बता दें कि धारा 14 के अंतर्गत कुल मिलाकर इस साल 325 मामलों में कुर्की की गई है। तो ये काफी बड़ी संख्या में है और संख्या में जो कुर्की की जा रही है माननीय न्यायालय द्वारा सस्टेन भी किया जा रहा है। इसका मतलब इसमें माननीय न्यायालय जो जा भी रहे हैं वो वहां पर कोई रिलीफ नहीं पा रहे। मौजूदा धर्मांतरण का मुद्दा एकदम फैला हुआ है। धर्मांतरण के मुद्दे को किस तरीके से आपने नियंत्रित किया और किस तरीके से आपकी टीम जो जिस तरीके से आपने जो रूपरेखा तय की है, अभी आपने बड़े बड़े लोगों को बंदा फंडा फोड़ किया है, आगे क्या लगता है? देखिए, जहां तक धर्मांतरण का विषय है, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सबसे पहला एक्ट लाया गया और इस तरह के मामलों में जहां जबरन धर्मांतरण हो, लोभ लालच देकर धर्मांतरण किया जाए या किसी ने जो है नाम छुपाकर अगर धर्मांतरण किया तो बड़ी मात्रा में कार्रवाई की गई। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसटीएफ, इंटेलिजेंस और सेंट्रल एजेंसीज का सहयोग लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दिनों दिन उसमें कार्रवाई हो रही है, बहुत जल्दी आगे भी कार्रवाई की जाएगी। किसान अचानक फिर से रोड पे आ गए हैं, रोड पे आने के ऐलान कर दिया है आपके लिए। जैसे पिछले बार आपने किसानों को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था, किसानों आंदोलन को कोरोना काल के दौरान, क्योंकि बीच में वो शांत हो गए थे। आज फिर उनका आंदोलन शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश से पूरी तौर से उन्होंने एक जिले में व्यवस्था की है। आपने क्या रूपरेखा तय की है? प्रदेश स्तर डायलॉग सभी जो संगठन है उनसे लगातार जारी है और सभी से जितने संगठन है उनसे डायलॉग करके कोशिश यही है कि किसी भी रूप में हमारे प्रदेश में कहीं कोई कठिनाई न हो। एक सवाल और है इसी संदर्भ में कि कोरोना काल में किस तरीके से जो ऑक्सीजन कमी थी, जो दूसरे डिपार्टमेंट का काम था, लेकिन आपने बढ़ चढ़ के ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया, लोगों को मदद करने की कोशिश की, इनके लिए तमाम योजनाएं बनाई कि ऐसे पेशेंट्स को मदद की जा सके। तो क्या था इसके पीछे? देखिए, पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया और कहा कि हर हालत में ऑक्सीजन की व्यवस्था मजबूती से चलाई जाए, कराई जाए।
उसमें जो है गृह विभाग को, FSDA को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, मेडिकल डिपार्टमेंट को, मेडिकल एजुकेशन को ज्वाइंटली एक कंट्रोल रूम बनाने के लिए कहा। हम लोग ने एक ऑक्सी ट्रैकर जो है सिस्टम भी लागू किया, सॉफ्टवेयर लागू किया, 24 घंटे में बहुत मजबूती से कार्य किया। जहां 300 से 400 मैट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन दी जाती थी, तो हम लोगों ने 1030 मैट्रिक टन भी रिकॉर्ड ऑक्सीजन प्रदान की। अब आगे स्थायी रूप से अतिरिक्त ऑक्सीजन की सप्लाई, नए ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कंटेनर्स की व्यवस्था, PM केयर फंड से हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जनरेटर्स, पूरी व्यवस्था जो है माननीय मुख्यमंत्री जी उसको निरंतर फॉलो अप कर रहे हैं। आगे कभी कोई ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो स्वतः ही अपने पैरों पर ही हम लोग अपने ऑक्सीजन के प्लांट्स के माध्यम से अपने अस्पतालों में, CHCs में, PHCs में ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। अवस्थी जी के पास अभी के पुलिसिया विभाग है और पुलिसिया विभाग के बावजूद वो विकास में भी बहुत काम कर रहे हैं। आपने यूपीडा के जरिए जिस तरीके से पूर्वांचल गंगा एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है, तो कितनी जल्दी सबसे पूरे देश का सबसे बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितनी जल्दी और कितनी तेजी बन रहा है, इसके संदर्भ में जानना चाहेंगे। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग 92-93% तैयार हो गया है। ये लखनऊ से गाजीपुर तक था। सेकेंड वेव आने की वजह से थोड़ा सा काम प्रभावित हुआ। इस बीच में अनसीजनल रेन्स की वजह से भी काम प्रभावित हुआ है, लेकिन जुलाई के महीने में हम पूरा अपना मेन कैरेजवे शुरू कर देंगे। अभी मेन कैरेजवे में बहुत ही कुछ जगहों पर ही जो है कुछ छोटे छोटे गैप्स रह गए हैं, जिनको दिनों दिन हम पूरा कर रहे हैं। जून के अंत तक लगातार सभी गैप्स पूरे हो जाएंगे। कुछ ROBs के काम में हम लोग जो है जुलाई में उनको पूरा करेंगे और एक्सप्रेसवे का मेन कैरेज जुलाई में शुरू करा देंगे। थैंक यू। राजधानी लखनऊ में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया और इसके बाद राजभवन में जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन राज्यपाल को सौंपते हुए MSP पर कानून बनाने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद कहा है कि बीते 1 साल से यूपी में किसानों के लिए अघोषित इमरजेंसी लागू है। हमारी मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, MSP पर कानून लाया जाए, साथ ही किसानों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए। इस समय भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसान विधानसभा मार्ग पर सड़क पर धरने पर बैठे हैं। ये लोग OCR से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात था, जहां पर बैरिकेडिंग की गई थी। विधानसभा से चंद 10 कदमों की दूरी पर ये किसान बैठे हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएं, बिल्कुल सामने विधानसभा है और बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर सैकड़ों किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उनकी मांग है कि उनको राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने दिया जाए। प्रशासन की बातचीत की सहमति के बाद 5 किसान नेता राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जाएंगे। हालांकि 7 महीने से किसान कृषि बिल 2020 का विरोध कर रहे हैं और आज से जो इनके देश के किसान नेता हैं, चाहे राकेश टिकैत हो या फिर अन्य हरियाणा और पंजाब के किसान नेता, उन्होंने साफ तौर पर आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया था। उसी कड़ी में आज ये किसान यहाँ पर पहुंचे थे, इकट्ठा हुए थे और राज्यपाल को कृषि बिल 2020 वापस करने का ज्ञापन इनको सौंपना था। हालांकि यहाँ पर वाटर कैनन समेत तमाम पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात है और उनको रोका गया है। यहीं पर किसान नेता अपने दूर दराज से आए किसानों को संबोधित कर रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं। किसान लगातार पिछले 7 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, सरकार बात मानेगी? सरकार हम लोगों की अनदेखी कर रही है और हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सभी को भूख प्यास मिटाने वाले किसान की तरफ सरकार जरा सा भी नहीं देख रही है। DAP यूरिया से लेकर के इतना सब महंगाई। क्या लगता है मैम, किसानों की बात सरकार को माननी चाहिए? बिल्कुल माननी चाहिए किसानों को, सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। 7 महीने से किसान वहां पर बैठा है और इतने शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार का अभी भी जो है दिल नहीं पिघल रहा है। वो कौन से कृषि कानून है जिनका विरोध कर रहे हैं? एक तो वो जो MRP की बात कर रहे हैं, MRP जो है मिलनी चाहिए किसानों को, वो नहीं मिल रही है। और वो कह रहे हैं कि हम जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती करेंगे। किसान अपनी खेती कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों दे भाई? पूंजीपतियों के हाथ में अपनी खेती को क्यों दे? बिल्कुल सही बात है। किसान लगातार पिछले 7 महीने से जिन 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उसमें साफ तौर पर किसानों का साफ तौर पर स्टैंड है कि जब तक कृषि बिल
कानून वापस नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन वापस नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने 11 जिला अध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया है। चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद जिला अध्यक्ष पद मुक्त कर दिए गए हैं। ये वही जिले हैं जहां पर बीजेपी निर्विरोध जीती है। शीर्ष नेतृत्व पार्टी के खराब प्रदर्शन से नाराज था। हटाए गए जिला अध्यक्षों में गोरखपुर और भदोही के अध्यक्ष शामिल हैं। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए गए। ये नामांकन पत्र जिला कचहरी में जिला अधिकारी के सामने दाखिल किए गए। 29 जून को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं और 3 जुलाई को मतदान होगा। उसी दिन शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे। सूबे के कुछ जिलों में तस्वीरें जो सामने आई है वो आपको दिखा रहे हैं। कुशीनगर, बदायूं, अयोध्या, अमेठी, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, गोंडा, बहराइच की तस्वीरें हैं जहां पर नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो पहुंचे और कई जनप्रतिनिधि भी यहां पर पहुंचे हुए दिखाई दिए। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन हुआ, उस दौरान की तस्वीरें। गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान बीजेपी और सपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान बीजेपी समर्थकों ने सपा प्रत्याशियों को कलेक्ट्रेट मेन गेट पर ही रोक लिया। ऐसे में सपा पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र यादव पर्चा दाखिल नहीं करवा पाए। इतना ही नहीं, बीजेपी समर्थक और सपा समर्थकों के बीच हाथापाई भी हो गई, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और समर्थकों को किसी तरह से शांत करवाया गया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बीजेपी समर्थित प्रत्याशी साधना सिंह ने कहा है कि उनके सामने कोई चुनौती नहीं है, वो विकास करने के लिए आई है और विकास करेगी। देखिए, एक बात बताएं, हम लोग की कार्यशैली यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, कमल का निशान पूज्य योगी महाराज जी की कार्यशैली और गोरखपुर का प्रेम जो पूज्य महाराज जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, उससे मैं आप लोगों को लिखित देता हूं कि निश्चिंत हो जाएं। ये साधना जी हमारी माननीय फतेह बहादुर जी की धर्मपत्नी, ये जीत रही भाजपा के खाते में। और आप देखिएगा पूरे समस्त उत्तर प्रदेश में भाजपा की बहुत ही अद्भुत जीत होगी और जिला पंचायत अध्यक्ष सारे आपको आप देख लीजिएगा, यहाँ 3 बजे तक रिजल्ट भी आ जाएगा कि भाजपा के फेवर में सारे रिजल्ट्स आएंगे। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा कि मेरे सामने कोई चुनौती है और चुनौतियों से खेलना मेरी पुरानी आदत है, आप लोग को पहले से पता है। इसलिए मैं किसी भी चुनौती से नहीं डरती हूँ। मैं हर चुनौती को आराम से झेलने के लिए तैयार हूँ। और जहाँ तक मेरा वो कहना है कि तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई विरोधी है। गाजियाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष नामांकन को लेकर हंगामा हुआ। साहिबाबाद होटल कंट्री इन के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सपा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर सपा प्रस्तावक को बंधक बनाने का आरोप लगाया। ऐसे में सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सिंह ने विपक्षियों के आरोपों के बारे में यह कहा है कि जब कोई हारता है तो ऐसे ही आरोप लगाया जाता है। तरीके से समीकरण बने हैं, जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी को समर्थन मिला है, सर जीत निश्चित। सर, कुछ पार्टी के लोग जो हैं, विपक्ष जो है, वो एक होटल के बाहर बैठे हैं, हंगामा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनके किडनैप किया है प्रस्तावक को। क्या ये आरोप है? हर चुनाव के अंदर कोई न कोई हंगामा करता है, जो हार रहा होता है वो दिखाने की कोशिश करता है कि उनका समर्थन जिनको मिल रहा था वो नहीं मिला, वो उसको छोड़ दिया। एक अब कैंडिडेट की बात है, और कैंडिडेट हमारा अच्छा है, उसको समर्थन सबका मिल रहा है, उससे समाजवादी पार्टी की जो उसका लगातार हमका फोन आ रहा है, मेंबर है भाजपा नेता खतीक जी, वो जो है 511 और 512 नंबर में है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
और पुलिस प्रशासन के लोगों ने उसको कैद कर रखा है, जबकि वो हमारी पार्टी से जीती हुई प्रत्याशी है, हमारी है और हमारी वो प्रस्तावक है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है, क्योंकि उन पे संख्या बल नहीं है, वो सत्ता के बल पर चुनाव जीतना चाहती है, मगर हम पे संख्या बल पूरा है और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों का नॉमिनेशन ना हो और वो लोग जो निर्विरोध चुनाव जीत जाए। प्रतापगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन में सत्ता पक्ष की हनक देखने को मिली है। भाई मैंने कहा कि आप चलिए, मैं तो यहाँ नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ ज्यादा भीड़ होने पर जब पुलिस की तरफ से समर्थकों को रोका गया तो भाजपाई समर्थक इस पर बिफर गए। समर्थकों ने सीओ से नोकझोंक भी कर ली। इसके अलावा नगर कोतवाल को खरी खोटी सुनाई गई। मौके पर पहुंचे एसपी सुरेंद्र द्विवेदी ने मामले को संभालने की कोशिश तो की, लेकिन वो भी इसमें नाकाम रहे। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि नेताओं को नियमों और कानून की कोई परवाह नहीं। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो रही है। हरदोई में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर सपा और बीजेपी ने दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। सपा से गरीब महिला मुन्नी देवी और बीजेपी से प्रेमावती प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप ने नामांकन के दौरान सत्ता पक्ष पर दरअसल गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत पद की प्रत्याशी श्रीमती मुन्नी देवी गौतम का नामांकन आज हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है और हम सब नेता लोग दाखिल कराने आए। एक दलित बिरादरी की महिला को, गरीब महिला को समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत पद के प्रत्याशी के तौर पे उतारा। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, प्रदेश संगठन, क्षेत्रीय संगठन, जिला संगठन, माननीय सांसद जब विधायक इन लोगों ने हम लोगों को इतना किया कि आज इस पद पर हमको इस योग्य समझा कि जब हम ये जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी और अपनी ये प्रदेश की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाऊंगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।